नमस्कार। आज हम एक ऐसी उपलब्धि पर गहराई से नज़र डालने वाले हैं जिसने हाल ही में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। भारत का सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज के वैश्विक सूचकांक में पहली बार टॉप 100 देशों में शामिल होना। हमारे पास जो जानकारी है वो इंडियाज़ एसडीजी सक्सेस टॉप 100 एंट्री शीर्षक वाले दस्तावेज से ली गई है। तो सबसे पहले शायद ये समझना ज़रूरी है कि ये एसडीजीज आखिर हैं क्या। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में कुछ बड़े लक्ष्य तय किए थे, करीब 17 हैं। इनका मकसद है दुनिया भर में गरीबी खत्म करना, भुखमरी मिटाना, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता लाना, साफ पानी, स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से निपटना। ऐसे कुल 17 लक्ष्य हैं। मूल विचार ये है कि विकास सिर्फ पैसों का ना हो, बल्कि ऐसा हो जो समाज और पर्यावरण के लिए भी टिकाऊ रहे। और 2025 की जो ताज़ा रैंकिंग आई है, उसमें भारत 193 देशों में 99वें स्थान पर आ गया। जी। ये पहली बार हुआ है कि भारत ने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है, तो ये एक अहम पड़ाव है। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा इसी बात पर रहेगी। ये छलांग कैसे लगी, इस रैंकिंग का असल महत्व क्या है, इसके पीछे कोशिशें कौन सी हैं और भारत के लिए आगे इसके क्या मायने हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा, भारत ने इन वैश्विक लक्ष्यों को 2015 में अपनाया था। पर सिर्फ अपना लेना ही काफी नहीं होता है ना, असली काम तो इन्हें जमीन पर उतारने का था। बिल्कुल सही कहा आपने। 2015 में जब भारत ने प्रतिबद्धता जताई, तो इसे सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय औपचारिकता नहीं माना, इसे राष्ट्रीय नीति का एक अहम हिस्सा बनाया गया। ये जो 17 लक्ष्य हैं और इनसे जुड़े करीब 169 टारगेट्स, इनको भारत की अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से ढालने के लिए एक फ्रेमवर्क बना, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, NIF। अच्छा, NIF। जी, ये फ्रेमवर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तय करता है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की योजनाओं को इन वैश्विक लक्ष्यों से कैसे जोड़ा जाए और प्रगति को मापने के लिए कौन से खास भारतीय संकेतक इस्तेमाल किए जाएं। मतलब ये सिर्फ हवाई बातें नहीं, बल्कि ठोस पैमानों पर प्रगति को ट्रैक करने का एक तरीका है। और इसमें राज्यों की भूमिका भी तो अहम रही होगी। निश्चित रूप से। देखिए, भारत इतना विशाल और विविधता भरा देश है कि असली काम तो राज्यों और यूं समझ लीजिए लोकल लेवल पर ही होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2018 में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जी, इसका मकसद था राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को इन लक्ष्यों पर मापना और उनके बीच एक तरह की हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना। ये इंडेक्स एक डैशबोर्ड जैसा है जो दिखाता है कि कौन सा राज्य किस लक्ष्य पर कितना आगे है और कहां पिछड़ रहा है। इससे राज्यों को अपनी कमियां पता चलती हैं और बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती है। ये तो हुई व्यवस्था की बात, लेकिन सवाल ये है कि 2025 से पहले भारत टॉप 100 में क्यों नहीं था? क्या चुनौतियां इतनी बड़ी थीं? चुनौतियां थी भी, और देखिए अब भी हैं, और उनका पैमाना समझना जरूरी है। बहुत बड़ा है। भारत की इतनी विशाल आबादी जो लगातार बढ़ भी रही है, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। संसाधन जुटाना, विकास का लाभ सब तक पहुंचाना, ये सब मुश्किल हो जाता है। फिर गरीबी, खासकर अत्यधिक गरीबी, कई दशकों से एक समस्या रही है। स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी शिक्षा, इन तक सबकी बराबर पहुंच, खासकर गांव और दूर दराज के इलाकों में, ये भी एक बड़ी बाधा रही है। और शहरी और ग्रामीण भारत का फर्क भी तो है। बिल्कुल, वो अंतर बहुत साफ दिखता है। इसके अलावा पानी की कमी, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के असर, ये पर्यावरणीय चुनौतियां भी बहुत गंभीर हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सारी चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इनकी जटिलता के कारण प्रगति धीमी लग सकती है। जैसे गरीबी कम करनी है तो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है, और ये सब एक साफ पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। तो इस पूरे ताने बाने को एक साथ एड्रेस करना, यही असली परीक्षा है। और इसी पृष्ठभूमि में 99वां स्थान हासिल करना वाकई एक महत्वपूर्ण मोड़ लगता है। तो क्या कुछ खास क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ जिसने इस रैंकिंग को बेहतर बनाया? हाँ, जो दस्तावेज हमारे पास है वो इसी तरफ इशारा करता है। ऐसा लगता है कि 4-5 क्षेत्र ऐसे हैं जहां काफी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इनमें है SDG 3 यानी अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, SDG 4 यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG 6 साफ पानी और स्वच्छता, और SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है,
क्योंकि इनमें से कई क्षेत्र वही हैं जहां पारंपरिक रूप से भारत को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसा लगता है कि जो टारगेटेड प्रयास हुए उन्होंने असर दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और इन क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है उसके पीछे कुछ प्रमुख सरकारी पहलों की भूमिका, उसको नकारा नहीं जा सकता। ये सिर्फ योजनाएं नहीं रहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर लागू किए गए मिशन मोड कार्यक्रम रहे हैं। पहला तो स्वच्छ भारत मिशन SBM, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहा। जी, ये सिर्फ शौचालय बनाने का कार्यक्रम नहीं था। इसने स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति मतलब ODS स्थिति को एक राष्ट्रीय आंदोलन जैसा बना दिया। आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ, लेकिन उससे भी जरूरी बात, इसने जमीनी स्तर पर लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश की, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो साफ सफाई और पीने के पानी यानी SDG 6 पर इसका सीधा सकारात्मक असर पड़ा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत का जिक्र भी काफी होता है। बिल्कुल। आयुष्मान भारत, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJA भी कहते हैं, उसे SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य है करोड़ों गरीब और कमजोर परिवारों को सेकेंडरी और टर्चरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा देना। जानकारी ये है कि इसने अस्पताल में भर्ती होने पर जो भारी खर्च आता है, उससे लाखों लोगों को बचाया है, उनकी पहुंच बढ़ी है स्वास्थ्य सेवाओं तक। हालांकि इसकी पहुंच और गुणवत्ता को लेकर अभी भी बहस चलती है, लेकिन इसने स्वास्थ्य के परिदृश्य को बदलने की क्षमता तो दिखाई है। और स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य, वो भी तो काफी महत्वाकांक्षी रहा है। निश्चित तौर पर SDG 7 यानी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, इस पर भारत ने काफी फोकस किया है। राष्ट्रीय सौर मिशन है, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने की नीतियां हैं। इनके चलते भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारी बढ़त हुई है। अच्छा जी, और भारत दुनिया के उन कुछ देशों में है जो पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का बड़ा योगदान है। इससे न केवल ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिली है। और शिक्षा SDG 4 पर क्या स्थिति है? शिक्षा यानी SDG 4 के क्षेत्र में भी कई प्रयास हुए हैं। स्कूलों में जो बुनियादी ढांचा है, जैसे लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, इनको बेहतर बनाने पर जोर रहा है। साथ ही समग्र शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम हैं, उनके माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर काम हुआ है। हालांकि ये बात भी है कि सीखने के नतीजे मतलब लर्निंग आउटकम्स में सुधार लाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन स्कूलों में बच्चों का आना, नामांकन दर बढ़ाना, इसमें प्रगति हुई है। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ बड़े पैमाने पर लक्षित कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उनकी निगरानी होती है, तो परिणाम दिख सकते हैं। ये तो हुई राष्ट्रीय तस्वीर और बड़े कार्यक्रम, लेकिन भारत की कहानी तो अक्सर राज्यों की कहानी भी होती है। क्या ये SDG प्रगति पूरे देश में एक जैसी है? नहीं, और यहीं पर वो SDG इंडिया इंडेक्स जिसकी आप बात कर रहे थे, उसकी भूमिका और बढ़ जाती है। ये इंडेक्स दिखाता है कि तस्वीर काफी मिलीजुली है। कुछ राज्य हैं जो लगातार बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्रोत में केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को जिक्र है। ये कई SDG लक्ष्यों पर राष्ट्रीय औसत से काफी आगे हैं। इन राज्यों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में खास तौर पर अच्छा काम किया है। आपकी बात सही है। इन राज्यों की सफलता के पीछे अक्सर बेहतर गवर्नेंस, सामाजिक विकास पर लंबा निवेश और नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन जैसे कारक होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें उन राज्यों को भी देखना होगा जो पीछे हैं। स्रोत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का उल्लेख है, जहां अभी काफी सुधार की गुंजाइश है। इन राज्यों की आबादी बहुत बड़ी है और यहाँ गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी ज्यादा गहरी हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये क्षेत्रीय असमानता SDG लक्ष्यों को 2030 तक पूरी तरह हासिल करने में भारत के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। ये बात तो है। सिर्फ राष्ट्रीय औसत सुधरने से काम नहीं चलेगा। विकास का लाभ हर राज्य और हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। इस अंतर को पाटने के लिए विशेष ध्यान और संसाधनों की जरूरत होगी। तो फिर इस 99वीं रैंक का विश्लेषण कैसे किया जाए? ये सिर्फ एक नंबर है या इससे कुछ गहरे सबक भी मिलते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक नंबर से कहीं ज्यादा है। पहली बार टॉप 100 में आना वो एक मनोवैज्ञानिक बढ़ावा तो देता ही है, साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के विकास गाथा को भी मजबूती देता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि ये क्या दर्शाता है। ये दर्शाता है कि भारत जैसे जटिल और विशाल देश में भी
सही नीतियों, केंद्रित प्रयासों और लगातार निगरानी से मापने योग्य प्रगति हासिल की जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस सफलता के पीछे के असली चालक क्या हैं और उनसे भविष्य के लिए क्या सीखा जा सकता है। कुछ मुख्य बातें तो साफ उभर कर आती हैं, जैसा कि स्रोत भी बताता है। पहली, सरकारी नेतृत्व और लक्षित कार्यक्रम, ये महत्वपूर्ण है। SBM या आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजनाएं बिना मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक तंत्र के सफल नहीं हो सकती। सही। दूसरी, सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भूमिका, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, जैसा कि SDG इंडिया इंडेक्स के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागरिकों की भागीदारी, कई योजनाओं की सफलता जैसे स्वच्छता अभियान वो काफी हद तक जन जागरूकता और लोगों की भागीदारी पर निर्भर करती है। बिल्कुल। चौथी, टेक्नोलॉजी और नवाचार का बढ़ता उपयोग, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT हो, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो या नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड प्रबंधन हो, तकनीक प्रगति को तेज करने में मदद कर रही है। और पांचवा, जैसा हमने चर्चा की, डेटा आधारित निगरानी। SDG इंडिया इंडेक्स जैसे टूल प्रगति को ट्रैक करने और कमियों को पहचानने में मदद करते हैं। ये तो हुई सीखने वाली बातें। तो इन सफलताओं और सीखों को देखते हुए भविष्य के लिए क्या मायने निकलते हैं? आगे की दिशा क्या होनी चाहिए? मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, 99वीं रैंक एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। भारत का लक्ष्य तो निश्चित रूप से 2030 तक SDG लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल करना है और इसके लिए रैंकिंग में और ऊपर जाना होगा। भविष्य की दिशा के लिए कुछ बातें अहम होंगी। पहला, निरंतरता और गति बनाए रखना। जिन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है वहां गति धीमी नहीं पड़नी चाहिए और जहां सुधार की गुंजाइश है वहां प्रयास तेज करने होंगे। दूसरा, समावेशिता पर जोर। ये सुनिश्चित करना कि विकास का लाभ सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, ग्रामीण आबादी हों या वंचित समुदाय हों। क्षेत्रीय असमानता को पाटना इसी का हिस्सा है। ठीक। तीसरा, वित्त पोषण मतलब फाइनेंसिंग। SDG लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्रोतों से संसाधन जुटाने होंगे। चौथा, डेटा सिस्टम को और मजबूत करना। हमें प्रगति को और बेहतर तरीके से मापने और योजनाओं के असर का आकलन करने के लिए भरोसेमंद और समय पर डेटा चाहिए। और पांचवां, जागरूकता और क्षमता निर्माण। न केवल सरकारी अधिकारियों बल्कि नागरिकों, व्यवसायों, सिविल सोसाइटी संगठनों को भी SDG के बारे में जागरूक करना और उन्हें इस प्रक्रिया में भागीदार बनाना जरूरी है। तो ये एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा लगती है, लेकिन दिशा सही मालूम पड़ती है। चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा की मुख्य बातों को एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। हमने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो 17 वैश्विक लक्ष्य हैं। भारत 2025 में पहली बार वैश्विक SDG सूचकांक में 99वें स्थान पर पहुंचकर टॉप 100 में शामिल हुआ है। इस प्रगति में स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, नवीकरणीय ऊर्जा पहल और शिक्षा सुधार जैसे सरकारी कार्यक्रमों का अहम योगदान रहा है। हालांकि विशाल आबादी, गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता और खास तौर पर राज्यों के बीच विकास का अंतर यानी क्षेत्रीय असमानता, ये अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। सफलता के पीछे सरकारी नेतृत्व, सहकारी संघवाद, नागरिक भागीदारी, तकनीक का उपयोग और डेटा आधारित निगरानी जैसे कारक महत्वपूर्ण रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत का SDG सूचकांक में यह सुधार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह देश की प्रतिबद्धता, पिछले कुछ वर्षों में किए गए केंद्रित प्रयासों और भविष्य की आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। ये दिखाता है कि जटिल चुनौतियों के बावजूद सही रणनीति और दृढ़ संकल्प से सकारात्मक बदलाव संभव है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय बिंदु में जोड़ना चाहूंगा। ये रैंकिंग और प्रगति महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें SDG के मूल मर्म को नहीं भूलना चाहिए। सतत विकास का असली अर्थ सिर्फ आर्थिक विकास या रैंकिंग में ऊपर चढ़ना नहीं है। इसका मतलब है आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेशन जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे स्वच्छ हवा, पानी, जलवायु संरक्षण। इन तीनों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधना। संतुलन। जी, ये 99वीं रैंक इस संतुलन की दिशा में एक कदम जरूर है, पर असली चुनौती यही है, क्या हम इन सभी लक्ष्यों को एक साथ साध सकते हैं? क्या हम ऐसा विकास सुनिश्चित कर सकते हैं जो न केवल समावेशी हो बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी टिकाऊ हो? ये संतुलन ही सतत विकास की असली कुंजी है और भविष्य की नीतियों और कार्यों को इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए। सिर्फ टॉप 100 में आना काफी नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ हर भारतीय तक पहुंचे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुरक्षित रहे।
इस संतुलन को खोजना और बनाए रखना ही आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती और अवसर होगा।